तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स की। वहाँ पे अपन ने सीखा कि मैटर को फर्दर अपन क्लासिफाई करें, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बात की किसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। और उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ के आए कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स क्या होते हैं। फर्दर प्योर सब्सटेंस में अपन ने पढ़ा कि एलिमेंट्स और इधर से कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की किसमें, मिक्सचर्स में। बोले होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि फिजिकल स्टेट अगर नॉर्मल रहे, या फिर ऐसे बोलते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रहे, नॉर्मल रहे, तब मैटर को कौन कौन से मैटर के टाइप होंगे। उसमें मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन दिया आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ जो ऑप्शन था वो था ऑल अबव। तो मैंने आपको करवाया था, आंसर होगा फोर्थ। कहाँ करवाया, फिजिकल क्लासिफिकेशन में। बोले टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर नॉर्मल रहे तो मैटर फिजिकली 3 टाइप से जनरली क्लासिफाई हो सकता है, विच इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैम्सोल्यूट पर। ठीक है, और आज का आपका टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपन शुरू करने जा रहे हैं, और यहाँ पर आज अपने लेक्चर में ये 2 लॉ अपन अच्छे से सीखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन देते हैं ये नियम। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से अपन क्या इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो ध्यान देना, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं क्या, कंपाउंड। बोलो जी, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये किस प्रोपोर्शन में, किस अनुपात में कंबाइन करके युग्मित होकर क्या बनाए, कंपाउंड बनाए। उसके लिए अपन को जो आइडिया मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इन्हीं सब 5 नियम से मिलता है। आई बात समझ में, इसलिए पढ़ा जाता है ये 5 नियम। क्या बोले, एटम्स और मॉलिक्यूल किस प्रोपोर्शन में कंबाइन कर कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके लिए जनरली केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो लॉज हैं बेसिकली 5 हैं। यहाँ पे फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ हो गया गैल्वेज लॉ, और फिफ्थ है एवोगैड्रोस लॉ। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसको बोलते द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोला जाता है। इसको स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। ये गुणित अनुपात का नियम हो गया। ये गैसों के लिए गैल्वेज का नियम पढ़ा जाता है, और एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो जनरली आज अपन स्टार्टिंग के 2 लॉज पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान देना है, ये आप लिख लो, फिर हेडिंग लगाओ फर्स्ट नियम, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्थिर द्रव्यमान का नियम। चलता हूं, ध्यान देना। अगर बात की जाए फर्स्ट लॉ की, ठीक है, देखो स्टेटमेंट भी मैं लिखूंगा साथ में और एग्जांपल्स भी लूंगा, तो आप अच्छे से नोट्स भी तैयार करते जाएं। ठीक है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था, इसको दिया एंटोनी लेवोजिए ने। किसने दिया, एंटोनी लेवोजिए। ठीक है, बात क्या करी उन्होंने, देखो सुनो मेरी बात। देखो सपोज रिएक्टेंट आपका ए है और ये किसी दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला, जो नाम में ही क्या है, मास क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। द्रव्यमान ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो आपका मास है वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब जो ये इन दोनों का मास होगा, बोले रिएक्टेंट का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर। तो अपन क्या बोलेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट लॉ हो गया। स्टेटमेंट की बात करें तो अपन बोलते हैं मास
destroyed during chemical reaction। ये स्टेटमेंट हो गया। बोले तो जो द्रव्यमान होगा वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मास क्या रहता है, बिल्कुल संतुलित रहता है। जो मास आपका अभिकारक का होगा वही मास किसके बराबर होगा, उत्पाद के बराबर होगा। आई बात समझ में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्लास 10 में अपन पढ़ के आते हैं, जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, बोलो जी, किसमें जाता है भाई, प्रोडक्ट में। उसको ही अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट हो गया। एग्जांपल लो इसका, बना लो फटाफट, फिर एग्जांपल लेता हूं। ध्यान देना, जो इसके एग्जांपल की बात करें अपन, सपोज देखो 2H2 प्लस O2 ये मिलकर बनाता है पानी के दो मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ध्यान दो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, सपोज ये हो गया 4 ग्राम। ऑक्सीजन का एक का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो ये कितना हो गया 32 ग्राम। तो इधर वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का बताओ आप कितना होगा, ऑक्सीजन एक का 16, 2 का हाइड्रोजन कितना हो गया टोटल 18, और ये कितना है 2, तो ये भी किसके बराबर हो गया 36। बोले तो ये भी 36 ग्राम, और इनका दोनों का सम भी क्या होगा, यही होगा। बोले तो जो मास आपका रिएक्टेंट का है ना, वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। यही क्या है आपका फर्स्ट लॉ। एक और एग्जांपल की बात करें, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आप देखो, कार्बन के कंबशन के फलस्वरूप क्या बना, CO2। या मैं ऐसे बोल दूं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन का मास कितना है भाई, इसका द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम हो गया। तो इधर ध्यान दो, ये कितना है 12 प्लस 32 विच इज 44 ग्राम, जो किसके टोटल के बराबर है, इसके कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बोले तो रिएक्टेंट का जो टोटल द्रव्यमान है, टोटल मास है, वही किसका है, प्रोडक्ट का है। आई बात समझ में। अब देखो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे अपन लेते हैं, क्वेश्चन भी साथ में कर लेंगे इनके। तो देखो जरा, अगर मैं मिटा दूं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, है ना, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन की बात करें अपन, कितना 1.5 ग्राम ऑफ इथेन on complete combustion gives 44 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O. Shows that, तो क्या करना है, this reaction follows law of conservation of mass। ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या बोल रहा है, 1.5 ग्राम जो इथेन है वो कंबशन रिएक्शन के फलस्वरूप कितने ग्राम, 4.4 ग्राम CO2 बनाती है और 2.7 ग्राम H2O बनता है। बताइए ये जो रिएक्शन है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है, बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन पे आए, चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा मैं इधर साइड में लिख दूंगा, एक बार आप क्वेश्चन बना दो। देखो कैसे करना है, इसके लिए देखो आप क्लास 10 में पढ़ के आते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और उसके साथ हीट रिलीज करता है। कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद लिबरेशन ऑफ हीट।
व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चैप्टर अपन बात करके आते हैं, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। उसका थोड़ा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, बाकी मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वहां से वो आप सीख लेना। ठीक है, देखो इथेन की बात है, आप सबको पता है इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बोलो जी, अब यहाँ पे ध्यान देना क्या बन रहा है, ये CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे क्या हो गई है, हीट रिलीज हो गई। ध्यान देना, इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो ये कुछ ऐसे बैलेंस होगी, 4 कार्बन हो गए और 8 7 14, ये इस टाइप से बैलेंस होगा। ठीक है, कंप्लीट। तो दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बात करें अपन 2 मॉलिक्यूल इथेन की बात करें। ठीक है, तो ये कितने बनाना है हमें, 4 CO2 और 6 मॉलिक्यूल इसके पानी के, इसके लिए ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड है, 7 मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड है, तब जाके ये रिएक्शन इस टाइप से होती है। अब अपन को डेटा क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे ध्यान देना एक बार, कितना दिया था ये इथेन, 1.5 ग्राम इथेन दिया था। बोलो जी, इसके बाद कितना बना, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम CO2 बन गया, और इसका डेटा था 2.7 ग्राम H2 बताना है। अब अपन को क्या बताना है कि इन दोनों के मास का जो टोटल है वो प्रोडक्ट की स्पीशीज के मास के बराबर होगा। उसके लिए अपन को यहाँ पर एक डेटा नहीं दिया गया है, वो क्या है, ऑक्सीजन कितना लिया है, उसको अपन को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दो कैसे उसको अपन को करना है। देखो अगर बात की जाए इसके मोलों की संख्या निकालने, इथेन के मोल निकालने अपन, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। ठीक है, क्या होगा ये, क्या होता है मोल निकालने का फॉर्मूला, मास गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, द्रव्यमान बटा भार, तो मास और मॉलिक्यूलर मास। कितना दिया मास, इथेन का मास कितना दिया, बोलो फटाफट, 1.5। इथेन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, ये अपना टॉपिक होगा आगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक कार्बन का 12, तो 2 के कितना हो गया 24, एक हाइड्रोजन का 6, तो 6 कितना हो गया 6, ये कितना बना आपका 30। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 30, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0, इसको सॉर्ट आउट करेंगे कितना बनेगा ये 1/20 मोल। किसके, इस रिएक्शन में कितने मोल हैं, C2H6 या इथेन के 1/20 मोल। ये तो बात किसकी हो गई, इथेन की। अपन को किसका निकालना है, मास निकालना है अपन को, और अपन को मास निकालने के लिए अप्रोच अपन को ये लगानी है। तो यहाँ से ध्यान देना, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया ये, इसका मास कितना है ऑक्सीजन का, मास अपन को निकालना है। ठीक है ना, मास को निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना है, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 का कितना हो गया 32। ठीक है, अब देखो कैसे करेगा इसको, यहाँ से ध्यान देना होगा इसको। मास के लिए क्या बन जाएगा ये, मास ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू 32। अपन को ये भी तो नहीं दिया गया। अब ध्यान दो यहाँ पे कैसे क्या करना है, आपको अप्रोच लगाओगे थोड़ा। इसको देखो अपन एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको देखना। C2H6 कितने हैं, देखो 2 है, ये 2 के लिए 4 CO2 बन गया, 6 बन गया पानी के मॉलिक्यूल, 7 चाहिए थी। तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे इसको करना है, इसको इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा फोकस करना। दो मोल इथेन के लिए कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के, 7 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। यही अप्रोच। यहाँ पे कितने हैं मोल, 1/20 मोल ऑफ इथेन। तो यहाँ से इसको क्या हो जाएगा, ये 7/2
2 मोल इथेन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए थे? 7 मोल ऑक्सीजन चाहिए थे। तो 1/220 मोल ऑफ इथेन के लिए कितने मोल चाहिए होंगे? 7/2 इंटू 1/20 विच इज 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये चाहिए होंगे। अब यहाँ से ध्यान देना थोड़ा, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो अपन क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आए अपने पास? 7/40 इंटू 32 कितना बना ये? इधर वाला दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो इधर मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बार फिर से इसको देख लो, इस इक्वेशन को हटा लो। देखो जरा यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन से लिखा जो बैलेंस इक्वेशन है। बोले 2 मोल C2H6 है, उसके लिए कितने मोल चाहिए भाई ऑक्सीजन के? 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अरे यही तो है। अब यहाँ पे तुमने इथेन के कितने निकाले? 1/20 मोल ऑफ इथेन के लिए कितने चाहिए होंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या मोल? 7/2 इंटू 1/20 विच इज 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन लाओ, तब जाके 1/20 मोल ऑफ इथेन से वो रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ से अपन को क्या आइडिया करना है, क्या पता लगाना है? मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? 7/40 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का? 32। कितना बना है ये बन जाएगा आपका 56/10 विच इज 5.6 ग्राम। कहने का मतलब अपन को यही तो निकालना था, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 5.6 ग्राम। अब अपन को क्या करना है? देखो फटाफट हो गया ये, देखो आपके पास रिएक्शन क्या थी? यही तो थी, 7 ऑक्सीजन थे मॉलिक्यूल और इसके साथ क्या बन रहा था? H2O और CO2। ठीक है, ये था 6 पानी कहते हैं, 4 CO2 कहते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इसके लिए कितना दिया क्वेश्चन में? 1.5 ग्राम। इसके लिए कितना आया? 5.6 ग्राम। इसके लिए कितना दिया डेटा, कितना बना था ये? 2.7 ग्राम। CO2 कितना बना था रे? 4.4 ग्राम। तो क्या इन रिएक्टेंट का सम प्रोडक्ट के सम के बराबर है? यही तो पूछ रहा था। तो यहाँ पे ध्यान दो कितना हो गया ये? 6, 5, 11, 5 और 1 6 और 1 7। ये इसका इधर वाला चेक कर लो, 7 4 11 पॉइंट 4 2 6 और 1 7। कहने का मतलब जो रिएक्टेंट का मास है वही किसका मास है? प्रोडक्ट का मास है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी समझा दिया, बाकी अपन को क्वेश्चन में दिया क्या नहीं था? अपन को मास ऑफ ऑक्सीजन दिया नहीं था। तो अपन ने क्या किया कि 2 मोल इथेन के लिए कितने मोल चाहिए? 7 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो अपन ने नंबर ऑफ मोल्स इसके निकाल लिए इथेन के, वो कितने आए? 1/20। तो अपन ने बोला 1/20 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? तो अपन ने कैलकुलेशन करके कितना निकाला? जो भी अपन ने निकाला और उससे अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया? मास ऑफ ऑक्सीजन। उसको यहाँ लगाया, किया। ये बात हो गई आपके फर्स्ट ला की। क्या बोलता है? जो रिएक्टेंट का मास होगा, द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। किसने दिया? एंटोनी लेवोसियर ने दिया। ठीक है, क्या ये बात सही है? ध्यान दो जरा, क्या हमेशा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ पे पढ़ के आते हो? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस अपन पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, मास डिफेक्ट की बात करेंगे तब अपन एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं भाई। यहाँ पे लिखना स्टार लगाकर, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस दिस लॉ फेल। ये नियम क्या हो गया? हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर एक फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट, जिसको अपन लिखते हैं E बराबर डेल m इंटू सी स्क्वायर। बोले जो कुछ मास होता है वो किस फॉर्म में निकल जाता है? एनर्जी की फॉर्म में। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं आ पाता। आगे बात समझ में? चले आगे, सेकेंड लॉ लगाओ। Which is definite portion। सेकेंड लॉ क्या है?
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसका एक और नाम है डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बोले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। किसने दिया? इसको दिया आपके जोसेफ एल प्रोस्ट। ठीक है, इन्होंने ये नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्थिर अनुपात का नियम। ध्यान देना, स्टेटमेंट की बात की जाए तो लिखो whatever the source of any chemical compound, whatever the source of any chemical compound, it will contain same elements with same proportion by mass, क्योंकि मास क्या रहने वाला है इसमें? सेम। देखो क्या बोल रहा है ये, इसको थोड़ा समझना। सोर्स कोई सा ही हो, जो भी केमिकल कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, जो जिनका अनुपात आपस में मास का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। किसने दिया? जोसेफ एल प्रोस्ट ने। बात समझ में आई क्या? बोले सोर्स फर्क नहीं पड़ता, कोई केमिकल कंपाउंड कहाँ से मिला। सपोज पानी की बात करते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, इसको सीखते हैं हम। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, अब ये H2O चाहे कहीं से ही आए, चाहे ये नदी का हो, चाहे ये सी वाटर हो, चाहे ये टैप वाटर हो, कोई सा भी हो, है ना, व्हाटएवर द सोर्स, है ना। अपन क्या बोलेंगे? जो ये कंपाउंड बना है आपका, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे पानी में, लेकिन का और उसके साथ साथ क्या बोला? जो उनका प्रोपोर्शन होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब देखो इधर जरा देखो H2O, ठीक है, H2O में अभी जैसे हमने रिएक्शन की बात की थी 2H2 प्लस O2, इससे क्या बनाया था अपन ने? 2H2O। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? बोले H2 और O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2 बोले तो H2 कितना हो गया? मास 2, ऑक्सीजन का एक कितना है? 16 हो गया। तो यहाँ से ही इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा? ये 1/18। बोले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अनुपात में ही कंबाइन करेंगे, चाहे वो पानी रिवर से हो, सी वाटर हो, टैप वाटर हो, मिनरल वाटर हो, डिस्टिल वाटर हो। ठीक है, ये सब सोर्स का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। आइडिया बात समझ में हो जाएगा। चले आगे देखो, एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसका, क्यूप्रिक कार्बोनेट का। ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट में उन्होंने बताया है कि अगर क्यूप्रिक कार्बोनेट अर्थ क्रस्ट से निकाला जाए, कहने का मतलब उसका नेचुरल सिंथेसिस हो, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा एंड कॉपर होगा, वो बिल्कुल अगर सिंथेसाइज करके बनाया जाए क्यूप्रिक कार्बोनेट उसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है? बिल्कुल इस स्टेटमेंट को फॉलो करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से कर लें फटाफट, देखो जरा। देखो क्वेश्चन क्या है, इसको आप एग्जाम्पल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। देखो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख देता हूँ, सीखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम forms 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड
ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फॉर्म्स 0.3020 ग्राम ऑफ MgO in experiment second. Prove that following data obeys law of definite proportion. हिंदी मीडियम वाले समझेंगे क्वेश्चन को, ध्यान देना। इंग्लिश मीडियम वाले बताओ ना, देखो 0.243 ग्राम ये मैग्नीशियम कितना बनाता है, इतने ग्राम MgO बनाता है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की बात हो गई, इतने ग्राम मैग्नीशियम इतने ग्राम MgO बनाता है। ये एक्सपेरिमेंट सेकंड है। बताओ कि ये जो डेटा दिया गया है ये स्थिर अनुपात के नियम को प्रूव करता है। करें आगे, देखो जी सॉल्यूशन पे आ जाओ फटाफट। दो एक्सपेरिमेंट की बात की गई है यहाँ पे, वहीं से अपन स्टेटमेंट को और अच्छे से समझ लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हो गया फर्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट हो गया सेकंड। ध्यान दो, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, बना क्या रहे हैं MgO। कितना दिया ये 0.243, ये कितना बना 0.4030। इसमें मैग्नीशियम कितना दिया 0.182, ऑक्सीजन कितना बचा ये निकाल लेंगे। MgO इसमें कितना बना 0.3020। ध्यान देना जी, अगर बात की जाए इसमें इतना मैग्नीशियम में इतना बना तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा क्या। देखो जरा कितना है 0.4030, 0.243, कितना कर लें इसको अपन, ये 0 10 में 4 6 बोले तो 0.160। ठीक है, उधर बात की जाए 0.3020, 0.182, कितना बचा ये 002 है ना, और ये 1 बोले तो 0.120। आगे बात समझ में, अब ध्यान देना इसको जरा। देखो वॉट एवर द सोर्स ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड, चाहे वो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से मिल रहा हो चाहे वो एक्सपेरिमेंट सेकंड से मिल रहा हो, उसके जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, आ रही है क्या बात समझ में। अब अपन को करना क्या है, अपन को इनका प्रोपोर्शन भी सेम करके बता देना है। क्वेश्चन हो गया। देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कितना रेशियो आएगा 0.243, 0.160। ठीक है, ये अराउंड आपके आता है भाई 1.51, जिसको अनुपात में क्या लिखते हैं 3:2। ठीक है, और ये भी सेम यही आता है, इसका 0.182 ओवर 0.120, ये भी आता है 1.5, जिसको सिंप्लीफाई क्या लगेगा 3:2। कोई क्या बात समझ में। कहने का मतलब सोर्स तो ऐसा ही हो, जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे और वो सेम प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे, मास के सेम प्रोपोर्शन में क्या होंगे, उनका प्रोपोर्शन भी क्या होगा मास का सेम होगा। बोले तो द्रव्यमान का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम दिया, और इसमें जोसेफ एल प्रॉस्ट ने दिया। ठीक है, इसके बाद एक लॉ आता है, आप हेडिंग लगा लेना, अगले उसके लेक्चर में मैं बात करूंगा। ध्यान देखो, वो NCERT में दिया हुआ नहीं है आपके, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, क्या बोलते हैं उसको, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसको ऐसे लगा लेना, थर्ड लॉ नहीं बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अच्छे से समझेंगे, 3-4 एग्जांपल लेके समझेंगे इसको भी। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट इसका टिपिकल होगा लेकिन अच्छे से समझ आया जाएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन स्टार्ट करना नेक्स्ट लेक्चर में दिया किसने था,